ऐसा कुछ तो उस नालायक ने बताया ही नहीं मुझे। सुमन मिस्टर कृष्णचंद्र को एक अलग ही स्टोरी तैयार करते देख कहती है, नहीं नहीं पापा जी, आप गलत समझ रहे हैं। क्या मैं आपको ऐसी लड़की लगती हूं कि यह सब छुपाऊंगी? अगर ऐसा कुछ किया होता तो क्या मैं लकी से भी ना बताती? आखिर तब मैं उसकी सगी मां होती, और भला कौन सी मां चाहेगी कि उसका बेटा उसे आंटी कहे? आप जो भी सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लकी के साथ मेरा कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है, पर मैं उसे अपने बेटे से बढ़कर मानती हूं। और अपने तो देखा ही लिया होगा कि राखी उसे कितना प्यार करती है। राखी उसे अपने भाई से बढ़कर सब कुछ मानती है, और आपने तो लकी को देखा ही है। तो क्या मेरे एक भी फीचर्स उससे मिलते हैं? मिस्टर कृष्णचंद्र सोचने लगते हैं और कहते हैं, हाँ, तुमने सही कहा, उसका एक भी फीचर्स तुम्हारे साथ मैच ही नहीं करता है। इसलिए तो पहली बार राखी और लकी को साथ देखकर मैं भी कंफ्यूज हो गया था। सुमन ये सुनकर राहत की सांस लेती है। वो ये सोचकर ही परेशान हो गई कि मिस्टर कृष्णचंद्र कितनी तेजी से पूरी स्टोरी ही तैयार कर डाले, जबकि वैसा कुछ था नहीं। मिस्टर कृष्णचंद्र कहते हैं, लेकिन अगर वो तुम्हारा बेटा नहीं है तो फिर तुम सूरत में उसे क्यों अडॉप्ट करके लाई थी? हाँ, मैं मानता हूं कि वो काफी हैंडसम है, पर तुम्हें और भी यहां आस पास के ऑर्फेनेज में बच्चे मिल जाते। सुमन कहती है, वो दरअसल बात यह है कि उस सूरत के ऑर्फेनेज में एक काम करने वाली महिला से मेरी जान पहचान थी, तो उसने मुझे उसके बारे में बताया कि वो काफी समझदार और अच्छा बच्चा है। तो मैंने उसे अडॉप्ट कर लिया, ताकि अगर मैं बाहर रहूं तो राखी के साथ कोई रहे जो उसके साथ खेल सके और थोड़ा बहुत ध्यान भी रख सके। मिस्टर कृष्णचंद्र हंसते हुए कहते हैं, ओ अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, तो यह बात थी और कोई बात तो नहीं थी। सुमन कहती है, नहीं, बस यही था पापा जी, मैं अभी आई, किचन में मैंने कुकर चढ़ा रखा है। इतना कहकर सुमन किचन में चली जाती है। वो यहां अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थीं। वो मिस्टर कृष्णचंद्र के और सवालों का जवाब नहीं देना चाहती थीं, जो लकी से रिलेटेड हो। ऐसा क्यों था, क्या राज था, ये तो सिर्फ उन्हें ही पता था। मिस्टर कृष्णचंद्र बड़बड़ाते हैं, ये मुझसे कुछ छुपा रही है। इसने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था। आखिर सच क्या है? लकी इसका बेटा नहीं है, और क्या कारण हो सकता है? वैसे लकी के पेरेंट्स बहुत ही सुंदर और समझदार रहे होंगे, जो लकी में साफ साफ झलकती है, पर उन्होंने तब उसे छोड़ क्यों दिया? छोड़ो भी, मुझे इस पर ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। कभी ना कभी तो सुमन बताएगी ही कि आखिर बात क्या है। क्या वो कुछ जानती है, या फिर मैं ही फालतू की खिचड़ी पका रहा हूं? इधर लकी कमरे में उस रोमांटिक बुक को पढ़ रहा था। वो एक लव स्टोरी बुक थी। अब तक तो उसमें सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। सब कुछ रोमांस और प्यार से भरपूर था। और तब तक जर्मनी से उसमें कहां से फीमेल लीड का एक फ्रेंड आ जाता है, जो कि फीमेल लीड को पसंद करता है। ये पढ़कर तो लकी का मूड फिर से खराब, मतलब वो अपना ध्यान समीर से हटाने के लिए ये बुक पढ़ रहा था। और इसमें भी विदेश से एक फ्रेंड आ गया, और उसकी भी लाइफ में राधिका का फॉरेन से एक फ्रेंड आ गया, वो भी बचपन का। दोनों में इतनी सिमिलरिटी देखकर तो लकी का तो मन कर रहा था कि वो इस बुक को ही बीच से फाड़ दे। मतलब चल क्या रहा है? उसकी लाइफ में जो चल रहा है वो इस बुक की स्टोरी में भी क्यों चल रहा है? लकी अब अपने बगल रखे पानी को पीता है, तो उसे थोड़ा अच्छा लगता है। वो अपने कमरे में ही टहलने लगता है। कुछ देर बाद वो नीचे आता है तो डिनर तैयार था। वो डाइनिंग टेबल पर लगा दिया गया था। सभी अब डिनर करने के लिए बैठ गए थे, तो वो दोनों मिस्टर कृष्णचंद्र के बॉडीगार्ड वहीं खड़े थे। तो सुमन कहती है, अरे बेटा, तुम दोनों क्यों खड़े हो? आओ हमारे साथ बैठो, डिनर करो। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर कृष्णचंद्र को जो कुछ इशारा करते हैं, तो वो दोनों बॉडीगार्ड भी बैठ जाते हैं। लकी कहता है, आपको बॉडीगार्ड रखने की क्या जरूरत थी? आपके दुश्मन भी हैं क्या? मिस्टर कृष्णचंद्र कहते हैं, जब एक व्यक्ति सफलता प्राप्त करने लगता है और वो ऊंचाइयों पर जाने लगता है, तो दुश्मन अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। उन्हें बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लकी सिर हिला देता है। मिस्टर कृष्णचंद्र की बातों में एक गहरी सच्चाई थी। वो आगे कहते हैं, वैसे ये दोनों मेरे बेटे के जैसे ही हैं, और तुम इन्हें सिर्फ बॉडीगार्ड मत समझना। ये दोनों मेरी पूरी कंपनी को संभालते हैं। बॉडीगार्ड तो ये दोनों सिर्फ ऐसे ही बने रहते हैं।
लकी कहता है, ओ अच्छा तो ये बात है। राखी अब फूड सर्व करने के लिए उठाती है। मिस्टर कृष्णचंद्र तो खुश हो जाते हैं कि उनकी पोती खुद उन्हें खाना परोसने वाली है। वो बस इंतजार ही कर रहे थे, लेकिन उनकी इस खुशी पर पानी फिर जाता है। राखी ने सिर्फ अपने प्लेट और लकी को ही सर्व किया था। लकी कृष्णचंद्र का दुखी चेहरा देख कहता है, राखी दादाजी को भी सर्व करो। राखी कहती है, अरे दादाजी को माँ फूड सर्व कर देंगी, आप पहले खाइए और बताइए कि ये वाला कैसा बना है, मैंने खुद बनाया है आपके लिए। इतना कहकर राखी अपने हाथ से एक निवाला लेकर लकी को खिला देती है। लकी कहता है, मेरी बहन हमेशा अच्छा खाना बनाती ही है, उसके जैसा को तो दुनिया में कोई नहीं है, तुम बेस्ट कुक हो। बेचारे कृष्णचंद्र तो लकी और राखी को देखते ही रह गए थे। वो सोचते हैं, पहली बार घर में तुम्हारे आया हूं, लेकिन पूरा अटेंशन उसे दिया जा रहा है। अरे मुझे भी थोड़ा अटेंशन दे दो, मैं तुम्हारे हाथ का बना छोले पूरी टेस्ट करना चाहता हूं। वो तो राखी को बड़े ही आशा भरी नजरों से देख रहे थे कि राखी उनको भी पूछेगी इसके लिए, लेकिन राखी तो जैसे उन पर ध्यान ही नहीं दे रही थी कि वो भी यहां है। वो इंतजार करते रह गए, पर राखी तो बस लकी के साथ ही लगी रही। अब तो वो एक दुख में जा रहे थे। उन्होंने तो सोचा था कि यह बताने के बाद कि वो उसके दादा है तो राखी उन्हें खूब अटेंशन देगी और उनकी अच्छी अच्छी आइटम भी खिलाएगी, पर यहां तो राखी बस अपने भाई को ही सर्व करने में लगी हुई है। उसको तो उनके यहां होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सुमन कृष्णचंद्र को खाना परोसते हुए कहती है, आप उन दोनों पर ध्यान मत दीजिए, राखी जब भी कुछ बनाती है तो वो ऐसे ही लकी को टेस्ट कराती है। कृष्णचंद्र दुखी मन से खाना खाने लगते हैं। वो सोचते हैं, हे भगवान, इस लड़के के आगे तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है अपनी पोती की नजरों में। अरे कम से कम मुझे भी टेस्ट करने के लिए दे दो। पर वो फिर भी मुस्कुरा देते हैं कि कम से कम राखी इतनी खुश तो है। अगली सुबह लकी और राखी जा रहे थे तो कृष्णचंद्र कहते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, वैसे भी मैं घर पर रह रहकर बोर हो जाऊंगा। लकी कहता है, पर आप मेरी कार में नहीं आ सकते हैं, मेरी कार में सिर्फ 2 ही लोग आ सकते हैं क्योंकि वो एक स्पोर्ट कार है। कृष्णचंद्र कहते हैं, ओ अच्छा, तो क्यों ना राखी तुम मेरे साथ चलो मेरी कार में। लकी भी कहता है, हाँ राखी तुम दादाजी के साथ चले जाओगी तो मुझे होटल नहीं जाना होगा, मैं सीधे अपने काम पर निकल जाऊंगा। राखी का चेहरा अजीब सा बन जाता है। वो कहती है, मैं दादाजी के साथ नहीं जाऊंगी, वो कितने बूढ़े हो गई हैं, कहीं उनको चोट लग गई तो। ये सुनकर तो लकी का चेहरा अजीब सा हो जाता है। वो सोचता है, वो दादाजी हैं, वो बूढ़े तो होंगे ही और उन्हें चोट कैसे आ जाएगी, क्या तुम उनके साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने वाली हो। कृष्णचंद्र का तो यह टांट सुनकर दिल ही टूट गया था। वो तो चाहते थे कि वो राखी के साथ कुछ पल बिताए, जिससे उनका और राखी का बॉन्ड और भी गहरा हो सके। वो जान सके कि राखी को क्या क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। पर राखी तो उन्हें पहले के जैसे ही अभी भी लकी के आगे इग्नोर कर देती है। उन्हें तो अब तक अपना बूढ़ा होने का दुख नहीं था जितना यह टांट सुनकर दुख हो रहा था। वो अब ऊपर आसमान में देखने लगते हैं कि हे भगवान, काश मैं अपनी पोती से और पहले मिला होता जब मेरे अंदर बहुत ताकत थी। वो तो अब राखी को लकी के साथ जाता ही देख रहे थे। दूसरी तरफ गोल्डन रोज ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में आज थोड़ा हड़बड़ी मची हुई थी। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। रातों रात इतना बड़ा कांड हो गया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। गोल्डन रोज ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के सीईओ को तो रात को रात बदल दिया गया, जो बहुत ही हैरानी वाली बात थी, क्योंकि किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। आखिर पुराने सीईओ ने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें हटा दिया गया। कुछ तो बातें कर रहे थे कि मैं तो सुना है कि कंपनी की ओनरशिप भी किसी और के हाथ में चला गया है। दूसरा पर्सन कहता है, क्या बात कर रहे हो, ऐसा क्या। तो पहला पर्सन कहता है, हाँ भाई ऐसा ही है। वैसे पुराने सीईओ को देखो, वो कैसे अपना सामान सीईओ के केबिन से हटा रहे हैं। मुझे तो उनको देखकर दया आ रही है। वैसे वो काफी अच्छे थे, क्या अब उन्हें यहां से निकाल दिया जाएगा। कि तभी उन दोनों के पीछे पुराने सीईओ शिवेंद्र आकर कहते हैं, मैं निकाला नहीं गया हूं, मैं अभी भी इस कंपनी में ही हूं, बस मेरी पोजीशन गई है। वो दोनों कहते हैं, सॉरी सॉरी सर, हम दोनों तो ऐसे ही बकवास कर रहे थे, आप हम पर ध्यान मत दीजिए। शिवेंद्र कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, मैं समझता हूं, चलो अब अच्छा तैयारी करो,
नए सीईओ बस आने वाले हैं। वो दोनों कहते हैं, सर क्या आपको उनके बारे में कुछ पता है? शिवेंद्र कुछ सोचने लगते हैं और फिर कहते हैं, हाँ होगा, बहुत ही फेमस है, वो भी खास करके दिल्ली में। पुराने सीईओ शिवेंद्र कहते हैं, नए सीईओ यहां दिल्ली में काफी फेमस हैं, शायद तुम सब उन्हें जानते होंगे, अक्सर वो चर्चा में तो रहते ही हैं। सभी अब कहते हैं, क्या सच में? सर उनका नाम क्या है? सभी अब नए सीईओ को जानने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। वो सभी जानना चाहते थे कि आखिर वो व्यक्ति है कौन। शिवेंद्र कहते हैं, मैं उनका नाम तुम सबको नहीं बताने वाला, जब वो आएंगे तो खुद ही सब लोग जान जाओगे। सभी अब शिवेंद्र को बस मुस्कुराता देख रहे थे। शिवेंद्र सबकी एक्साइटमेंट को इग्नोर करके जाने लगते हैं। वो इन सबकी एक्साइटमेंट को और बढ़ता देखना चाहते थे। सभी अब नीचे जाते हैं। आखिरकार नए सीईओ आ रहे हैं तो वेलकम टू उन सबको करना ही पड़ेगा। सभी अब नीचे इंतजार कर रहे थे और बातें भी कर रहे थे कि नए सीईओ यंग हैं कि बूढ़े, हैंडसम हैं कि एवरेज, वगैरह वगैरह। कुछ लड़के तो अब इस पर पैसे की शर्त भी लगा रहे थे। ये देखकर तो शिवेंद्र और मैनेजर तो सिर हिला देते हैं। शिवेंद्र बड़बड़ाते हैं, ये सब नहीं सुधरने वाले। तभी मैनेजर कहता है, क्यों ना हम दोनों भी शर्त लगाएं कि वो हैंडसम है कि नहीं, वैसे भी हम दोनों ने उन्हें कभी देखा तो है नहीं। शिवेंद्र तो अब मैनेजर को आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगते हैं। मतलब मैनेजर भी ऐसे ही हैं। जब वो ही ऐसे हैं तो बाकी के एम्प्लॉय की तो बात ही छोड़ दीजिए। तभी एक स्पोर्ट कार आकर सामने रोकती है। सभी तो उस कार को ही देखते रह गए थे। तभी किसी की आवाज आती है, वाओ ये तो फेरारी है, क्या हमारे नए सीईओ फेरारी से चलते हैं? सभी तो बस उस व्हाइट चमचमाती फेरारी को देखा रहे थे। उन सबका तो मुंह खुला ही रह गया था। मैनेजर और शिवेंद्र भी देख रहे थे। दोनों कहते हैं, हां उनसे उम्मीद भी क्या ही की जा सकती है, आखिर वो हैं ही इतने रिच। इस कार में डेविड था। वो सबको अपने वेलकम करने के लिए खड़ा देख सोचता है, वाह क्या बात है, सब लोग मेरा वेलकम करने के लिए खड़े हैं। आखिर डैड ने इनको क्या समझा दिया कि यह सब एक नॉर्मल से एम्प्लॉय का वेलकम करने ऐसा कर रहे हैं। अच्छा हाँ, मैं तो डेविड बजाज हूं, आखिर मेरी वेलकम तो ऐसे करेंगे ही, चाहे भले ही मैं कितनी भी छोटी पोजीशन पर हूं। डेविड अब मिस्टर एसआर बजाज को कॉल करता है और कहता है, डैड क्या बात है, आपने तो मेरे लिए काफी अच्छा वेलकम अरेंज किया है, मैं खुश हुआ। वैसे मैं किस डिपार्टमेंट में हूं ये तो बता दीजिए, नहीं तो उनसे पूछने पर अच्छा नहीं लगेगा। मिस्टर बजाज कहते हैं, डिपार्टमेंट? तुम किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं हो। डेविड कहता है, क्या मैं किसी डिपार्टमेंट में नहीं हूं? क्या आपने मुझे इंटर्न बनाकर भेजा है? डैड यह तो मेरी इज्जत का आपने फालूदा बना दिया। मिस्टर बजाज कहते हैं, क्या कहा मैंने तुम्हारी इज्जत का फालूदा बना दिया? पहले मेरी बात तो सुनो। तुम किसी डिपार्टमेंट में नहीं हो और ना ही इंटर्न हो, तुम सीईओ हो, मतलब सभी डिपार्टमेंट तुम्हारे अंडर आती हैं। डेविड तो शॉक हो जाता है। उसके मुंह से निकलता है, सीईओ? मिस्टर बजाज थोड़ा घमंड के साथ कहते हैं, और नहीं तो क्या, आखिर तुम मेरे बेटे हो, तुम एक छोटे एम्प्लॉय की तरह कैसे काम कर सकते हो? मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैंने कल रात ही पूरा गोल्डन रोज ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का 80% शेयर ले लिया है। अब से वो हमारी ही कंपनी है, ठीक है? अच्छा मजे करो। इतना कहकर मिस्टर बजाज कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। वो सोचते हैं, मैंने डेविड को सीईओ बना दिया, अब तो वो जिस लड़की के लिए गया था वो इंप्रेस हो जाएगी, तो ये कितनी मजेदार बात है, वो अब जरूर मेरे बेटे के साथ देगी। भला कौन सी लड़की हाई प्रोफाइल वाली लड़के को पसंद नहीं करेगी? मेरा बेटा हैंडसम तो पहले से ही है। मैं कितना ज्यादा अच्छा डैड हूं, मुझे तो अपने आप पर गर्व हो रहा है। इधर डेविड तो बेचारा अभी शॉक में ही था। वो यहां एम्प्लॉय बनने आया था और सीईओ बना दिया गया। वह बड़बड़ाता है, अब क्या खाक मजा करूंगा मैं, अब तो मैं उसके पास रहूंगा ही नहीं, तो क्या मजा करना, इन्होंने तो मुझे उससे दूर कर दिया। डेविड ने सोचा था कि वो एक एम्प्लॉय के तौर पर जाएगा और पता करेगा कि वो किस डिपार्टमेंट में है, और फिर डेविड भी उसी डिपार्टमेंट में अपना ट्रांसफर करा देगा। फिर क्या होगा, दोनों साथ साथ काम करेंगे तो फिर दोनों के बीच फीलिंग्स भी पैदा होगी, और वो यही तो चाहता था। पर उसके डैड ने उसके सारे प्लान पर पानी फेर दिया। वो तो कुछ और ही प्लान बना रहे थे, दोनों को करीब लाने का। डेविड को तो अपने डैड पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो हाथ मरते हुए कहता है, डैड मैंने आपको छोटा सा काम दिया था,
आपने तो उसे बहुत बड़ा बना दिया। छोड़ो, मैं अब कर भी क्या सकता हूं। इतना कहकर वो अपना चश्मा निकालता है और उसे लगा लेता है। अब जब वह सीईओ है तो एंट्री तो अच्छी होनी चाहिए। इधर बाहर सभी बेसब्री से अपने नए सीईओ को देखना चाहते थे, लेकिन वो तो कार से निकल ही नहीं रहे थे। तभी कार का दरवाजा खुलता है और डेविड बाहर आता है। उसे देखकर तो सारी फीमेल एम्प्लॉय तो जैसे दीवानी हो जाती है। सभी में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। अरे नए सीईओ कितने ज्यादा हैंडसम और यंग हैं। दूसरी कहती है, वो कितने हॉट हैं, मैं तो उनकी दीवानी हो गई, वो कितने चार्मिंग हैं। मुस्कान, जो अभी अपने चीफ एडिटर के पीछे खड़ी थी, वो सोचती है, ऐसा कौन है। वो भी जब देखती है तो उसे थोड़ा ज्यादा शॉक लगता है। वो सोचती है नए सीईओ डेविड हैं। उसे डेविड के सीईओ बनने से ज्यादा हैरानी नहीं हो रही थी, क्योंकि वो डेविड के बारे में जानती थी कि उसकी फैमिली कैसी है। उसे हैरानी इस बात की हो रही थी कि वो यहां ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में काम करने आया है, जबकि उसको न्यूज वगैरह वालों से थोड़ा चिढ़ है। वो डेविड को जानती है, पर फिर भी वो चुपचाप अपने जगह पर खड़ी थी। वो इस टाइप की लड़की नहीं थी जो अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए दूसरों का सहारा लेते हैं। दोनों फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे तो नहीं पर हैं, तो वो चाहती तो आगे जाकर हेलो कर सकती थी। मैनेजर और शिवेंद्र डेविड से हाथ मिलाते हैं और उन्हें फूलों का बुके देते हैं। शिवेंद्र कहते हैं, आपका वेलकम है मिस्टर डेविड। सभी जैसे ही डेविड का नाम सुनते हैं, सबका दिमाग दौड़ना शुरू कर देता है। डेविड, कहीं ये डेविड बजाज तो नहीं है? हाँ, ये वही है, क्योंकि जिस तरह की इनकी पर्सनैलिटी है और रातों रात सीईओ बनने की पावर, ये वही है। सभी तो अब डेविड को बस आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उन सबके नए सीईओ डेविड बजाज होंगे। उन सबको अब शिवेंद्र की बातें भी याद आती हैं। शिवेंद्र कहते हैं, मुझे भरोसा है कि आपके लीडरशिप में कंपनी बहुत आगे जाएगी। डेविड शिवेंद्र को ध्यान से देखता है और सोचता है, ये तो ऐसे कह रहा है कि जैसे कि कंपनी इसी की हो और ये मुझे अपॉइंट कर रहा हो। लगता है मेरे डैड के कारनामे अभी तक इसे पता नहीं है। अब ये कंपनी एसआर कैपिटल के अंदर आती है। शिवेंद्र कहते हैं, मुझे पता है कि इसके चेयरमैन अब आपके डैड हैं, फिर भी मैं ये कह रहा हूं। डेविड बस हल्का सा स्माइल कर देता है। डेविड की नजरें किसी को ढूंढ रही थीं। उसने चश्मा इसलिए ही लगाया था ताकि कोई उसकी आंखों को न देख सके कि वो क्या कर रही हैं। डेविड की नजर मुस्कान को ढूंढ ही लेती है। वो सोचता है, अच्छा तो ये लाइव स्ट्रीमर यहां पर है, देख लो तुम्हारे चक्कर में न जाने क्या क्या करना पड़ रहा है। शिवेंद्र अब सबसे डेविड को मिलाने लगते हैं। वो सिर्फ डिपार्टमेंट हेड से ही मिला रहे थे, उनके नीचे काम करने वाले लोगों से नहीं तो यह करते करते तो शाम हो जाती। डेविड मन ही मन कहता है, तो ये लड़की एडिटर डिपार्टमेंट में है। चलो कोई बात नहीं, कोई और लड़की होती तो जरूर मुझसे बात करती, ताकि लोगों को दिखा सके कि उसकी पहचान सीईओ से है। लेकिन ये शांत है और मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। सच में यह बहुत अच्छी है। ये अच्छी तो होगी ही, आखिर ये आस्था की बहन जो है। डेविड उसे देखते हुए कहता है, मुस्कान अग्रवाल, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? मुस्कान तो अब डेविड को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगती है कि यह क्या था। उसको जिस बात का डर था वही हुआ। वो अपने आप को तो रोक लेगी, लेकिन वो डेविड को कैसे रोकेगी? सबके सामने ऐसा कहने पर सबको तो अब पता चल ही जाएगा कि वो दोनों फ्रेंड्स हैं, और जब पता चल जाएगा तो सभी उससे पहले के जैसे तो बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करेंगे। उसकी इसी के वजह से धड़कनें तेज थीं, इसलिए ही उसे पसीना भी आ रहे थे। सभी अब मुस्कान और डेविड की तरफ ही देख रहे थे, जिससे कि मुस्कान और भी नर्वस हो रही थी। दूसरी तरफ लकी जब कार ड्राइव कर रहा था तो वो सिस्टम का स्टेटस देखता है। वो देखता है कि सारा पर सिस्टम के द्वारा 14 घंटे का बैन लगाया गया है, जिसमें 14 घंटे पूरे होने में अभी 5 मिनट बाकी थे। लकी तो अब सोच में पड़ जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। सारा के ऊपर 14 घंटे का बैन, क्या सारा ने कोई सिस्टम का रूल तोड़ा था? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। वैसे सारा के ऊपर बैन इसलिए सिस्टम ने लगाया था क्योंकि सारा कल शाम को कुछ सीक्रेट लकी को बताने वाली थी, जो कि सिस्टम के रूल के खिलाफ था। तो सिस्टम ने तुरंत ही उसकी कनेक्टिविटी लकी से कट कर दी, और ऐसा करने की कोशिश करने के कारण उसे 14 घंटे के लिए बैन कर दिया था, ताकि सारा को एक सबक मिल सके।
5 मिनट बीत गए थे तो सारा से बैन हटा दिया गया था। जैसे ही यह बैन हटता है तो तुरंत ही सारा आ जाती है। वो आते ही कहती है, मास्टर मैं आ गई। इतना कहकर वो लकी से चिपक जाती है। लकी को न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे सारा काफी डरी हुई है। लकी उसकी आंखों में यह डर साफ साफ देख पा रहा था। लकी सोचता है, मैं जैसे जैसे इस सारा नामक एआई को जानने की कोशिश कर रहा हूं, मैं तो और भी उलझता जा रहा हूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारा एक अलग ही एआई है जिसके अंदर इमोशन डेवलप करने की पावर है, तभी तो वो ऐसे इंसानों के जैसे व्यवहार करती है। लकी कहता है, हाँ, अब ये बताओ कि तुम्हारे ऊपर 14 घंटे का बैन क्यों लगाया गया था सिस्टम के द्वारा। सारा कहती है, वो मास्टर, बात यह है कि वो कोई बैन नहीं था, बल्कि मेरे अपडेटेड वर्जन का ट्रायल चल रहा था तो आपको बैन दिख रहा था। लकी सोचता है, जब यह बात थी तो बैन के जगह पर कुछ और भी तो लिख देता है। लकी कहता है, अच्छा ये छोड़ो, पहले ये बताओ कि कल तुम कौन सी बात कहने वाली थी जो बिना पूरा किए ही चली गई थी। अब उसे पूरा करो, मैं जानना चाहता हूं कि तुम क्या कहने वाली थी। सारा धीरे से कहती है, इस बात की वजह से ही तो बैन लगाया गया था मुझ पर। इस बार तो सिर्फ कुछ समय के लिए ही बैन लगाया गया था, फिर वही गलती करूंगी तो मुझे कहीं हमेशा के लिए ही बैन ना कर दे। सारा कहती है, मास्टर मुझे तो कुछ ऐसा याद नहीं है, जरूर आपने कोई सपना देखा होगा। लक्की सोचता है, क्या मुझे ये इतना बेवकूफ समझती है, नहीं बताना तो मना कर दो, ऐसे बेकार के बहाने देने की जरूरत ही क्या है। इधर डेविड मुस्कान को एकटक देख रहा था। वो अपना रुमाल आगे करते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है? अगर ऐसा है तो तुम हाफ डे लीव लेकर जा सकती हो। मुस्कान वो रुमाल ले लेती है। उस रुमाल में डेविड की खुशबू थी जिसे मुस्कान फील कर सकती थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अब तो ये बात सबके सामने आ गई। मुस्कान हकलाते हुए कहती है, इसके लिए थैंक यू सर, पर मुझे लीव नहीं चाहिए, मैं ठीक हूं। डेविड कहता है, ओह अच्छा, यह तो अच्छी बात है। चीफ एडिटर जो कि सामने ही खड़ी थी, वो डेविड को मुस्कान से ऐसी बात करता देख सोच में पड़ जाती है और फिर बिना देर किए वो कहती है, सर क्या आप मुस्कान को पहले से जानते हैं? डेविड के मुस्कान से ऐसी बात करने पर चीफ एडिटर डेविड से पूछ बैठी कि क्या वो मुस्कान को पहले से जानता है। ये तो पूछना ही था। आखिर डेविड ऐसे मुस्कान की केयर और बात जो कर रहा था, ये बात तो सभी जानना चाहते थे कि क्या सच में डेविड मुस्कान को जानते हैं। कुछ फीमेल एम्प्लॉय को मुस्कान से जलन हो रही थी कि डेविड मुस्कान से ऐसे बात कर रहा है, और तो कुछ मना रही थीं कि काश डेविड उन्हें भी ऐसे ही केयर करे। मुस्कान तो अब डेविड से अपनी नजरें छिपा लेती है। वह मनाती रहती है कि प्लीज डेविड आप मना कर दीजिए कि आप मुझे जानते हैं, कह दीजिए कि आप मुझे नहीं जानते हैं। डेविड मुस्कान को देखते हुए सोचता है, क्या ये नहीं चाहती कि मैं सबको बता दूं कि मैं इसे जानता हूं, बल्कि ये तो मेरी काफी अच्छी फ्रेंड है जो हमेशा किसी न किसी परेशानी में रहती ही है, और ऊपर से ये आस्था की छोटी बहन भी है, तो मेरा तो इसके साथ एक अलग ही पहचान है। पर मुझे इससे क्या कि ये नहीं चाहती। अगर मैंने सबको बता दिया तो इससे तो इसी का फायदा होने वाला है। डेविड कहता है, हाँ शायद हम एक बार मिल चुके हैं। अगर मुझे याद है तो हम एक पार्क में मिले थे। क्यों? मैंने सही कहा ना मिस? मुस्कान तो अब बस डेविड को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। उसका तो मन कर रहा था कि वो यहीं रो दे। अब तो सभी उससे पूछने लगेंगे कि वो दोनों कैसे मिले और उसकी टांग खिंचाई करना शुरू कर देंगे। डेविड कहता है, मैंने बस इन्हें देखा था, मुझे नाम तो अभी इनके आईडी कार्ड से पता चला। सभी अब राहत की सांस लेते हैं कि चलो मिस्टर डेविड ने सिर्फ इसे देखा था, उनके बीच में कोई जान पहचान नहीं है, नहीं तो उन सबको मुस्कान को अलग ही ट्रीट करना पड़ता। सबसे बड़ी राहत तो मुस्कान को मिली थी कि डेविड ने सबको नहीं बताया। डेविड अब सीधे अंदर जाने लगता है। वो इधर उधर देखता तक नहीं। उसके इस इग्नोरेंस से तो बेचारी कई फीमेल एम्प्लॉय दुखी हो जाती हैं। आखिर उन सब ने मेकअप जो किया था वो किस काम का रह गया। इधर जो मेल एम्प्लॉय थे उनका तो अलग ही चल रहा था। कोई कहता है अपने कलीग से, अबे चल मेरे पैसे निकाल, मैं शर्त जीत गया। नए सीईओ यंग भी हैं, ऊपर से हैंडसम भी। और बाकी के सभी अंदर जाने लगते हैं। बाकी ने ये शायद नोटिस नहीं किया था, पर शिवेंद्र ने नोटिस कर लिया था
कि मुस्कान ने अपनी आईडी कार्ड लगाई ही नहीं थी। वो इसी से समझ गए कि डेविड मुस्कान को पहले से ही जानता है। उन्हें तो अब माजरा कुछ और ही लग रहा था। वो अब जा ही रहे थे। जैसे ही मुस्कान के पास पहुंचते हैं, वो धीरे से कहते हैं, अपनी आईडी कार्ड पहन लो। मुस्कान देखती है कि उसने तो अपनी आईडी कार्ड पहनी ही नहीं है। वो तो तुरंत ही निकाल कर पहन लेती है। शिवेंद्र आगे जा चुके थे, पर मुस्कान समझ गई थी कि शिवेंद्र अब जान चुके हैं कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। सीईओ के केबिन में डेविड अपने चेयर पर बैठ जाता है। उसके सामने फाइलों का ढेर लगा दिया जाता है। डेविड यह देखकर अपना सिर पकड़ लेता है। उसे यही काम करना तो नहीं पसंद था। उसका तो मन कर रहा था कि वो अपने डैड को डांट लगाए, पर वो ऐसा कर नहीं सकता था। आखिर वो हैं तो उसके डैड। अगर उसने ऐसा किया भी तो उसकी मॉम भूमिका उसे नहीं छोड़ने वाली है। उसे यह भी पता था कि अगर उसे अपने डैड से बदला लेना है तो मॉम को बहकाना होगा। खैर, शिवेंद्र डेविड की मदद करते हैं। डेविड कहता है, क्यों ना आप मेरा असिस्टेंट बन जाए। शिवेंद्र कहते हैं, नहीं सर, इसकी क्या ही जरूरत है, मैं आपकी मदद ऐसे ही मदद कर देता हूं। डेविड कहता है, वैसे क्या आपकी शादी हो चुकी है। शिवेंद्र कहते हैं, जी सर, मेरी शादी हो चुकी है और मेरी एक बेटी भी है 5 साल की। डेविड कहता है, लव या अरेंज मैरिज। शिवेंद्र कहते हैं, अरेंज मैरिज। डेविड का तो मुंह अजीब सा बन जाता है। शिवेंद्र डेविड के इन फालतू के सवालों पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थे, क्योंकि वो तो जानते ही थे कि डेविड अभी काफी यंग है, ऊपर से बैचलर है, तो ऐसे सवाल करना तो नॉर्मल है। डेविड कहता है, वैसे एडिटर डिपार्टमेंट कहां पर है। शिवेंद्र कहते हैं, इसके निचले फ्लोर पर। यह सुनकर तो डेविड सोचने लगता है, निचले फ्लोर पर तो ऐसे तो काम नहीं बन पाएगा मेरा। शिवेंद्र डेविड के चेहरे को देख रहे थे। उन्हें तो हल्के हल्के सब कुछ समझ आ रहा था। वो कहते हैं, मुझे लगता है कि सर हमें एडिटर डिपार्टमेंट के सभी लोगों को इस फ्लोर पर ही शिफ्ट कर देना चाहिए, ताकि जो भी एडिटिंग का काम रहे उसे सबमिट करके अप्रूव किया जा सके। डेविड कहता है, हाँ आप सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो कल तक यह काम हो जाना चाहिए। एड डिपार्टमेंट इससे नीचे वाले फ्लोर पर और एडिटिंग डिपार्टमेंट इस फ्लोर पर, यह ठीक रहेगा। दूसरी तरफ द डार्क मून होटल। राखी वीआईपी एरिया से गुजर रही थी, तभी वो रुक जाती है। वो अपने आप से ही कहती है, नहीं यह नहीं हो सकता, वो यहां नहीं है, मुझे बस भ्रम हो रहा है। आजकल मैं उस लड़के के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हूं, तभी ऐसा हो रहा है। भला वो यहां क्यों होगा? लेकिन अगर वो सच में हुआ तो राखी, तब तो तू एक अच्छी चांस मिस कर देगी। राखी पीछे होती है और ध्यान से देखने लगती है। वो बड़बड़ाती है, सच में ये तो वही है, क्या ये मेरे आंखों का धोखा नहीं है? राखी अब अपने आंखों को दोनों हाथों से मलती है, लेकिन सामने के नजारे में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तभी उसके पीछे से एक वेटर कहता है, अरे बिग सिस्टर, आप यहां क्या कर रही हैं? राखी उस वेटर के कंधे पर हाथ रखती है। वो वेटर थोड़ा डर जाता है। वैसे ये वेटर राखी का करीबी वेटर है, क्योंकि राखी अक्सर इसके और इसके एक साथी के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस किया करती थी। इन दोनों की काफी धुलाई करती थी, इसलिए इन दोनों को एक्स्ट्रा पेमेंट और बोनस भी मिलते थे, क्योंकि लकी किसी का फायदा थोड़ी उठाना चाहता था। राखी कहती है, हे हीरो, तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। यह सुनकर तो वो वेटर घबरा जाता है। डर की वजह से उसका गला सूख रहा था। वो सोचता है, आखिर मैंने इन्हें बुलाया ही क्यों, चुपचाप निकल लेना चाहिए था। इनकी मदद करना मतलब अपने आप को सजा देना। वो थोड़ा डरते हुए ही कहता है, बोलिए क्या मदद चाहिए आपको? राखी टेबल नंबर 7 की तरफ इशारा करते हुए कहती है, क्या तुम्हें उसे टेबल पर ब्लैक सूट में हैंडसम, चार्मिंग, गुड लुकिंग, एलिगेंट, डिसेंट और हॉट लड़का नजर आ रहा है? उसकी आंखें एकदम सेक्सी है, उसके बाल रेशम की तरह चमक रहे हैं। क्या तुम ही वो नजर आ रहा है? सच सच बताना, नहीं तो तुम्हें तो पता ही है। वो वेटर टेबल नंबर 7 पर देखने लगता है। वो उस टेबल पर बैठे शख्स को ध्यान से देखता है और कहता है, हाँ हाँ बिग सिस्टर, वो मुझे नजर आ रहा है। राखी तो अब उस टेबल की तरफ देखती है और फिर उस वेयर को कहती है, क्या सच में? वेटर कहता है, हाँ बिल्कुल, और मैं यह ब्रेकफास्ट उसी के लिए ही तो ले जा रहा हूं। अब तो यह सुनकर राखी की आंखों में चमक आ जाती है। वो कुछ सोचकर कहती है, ये डिश तुम मुझे दे दो, मैं लेकर जाती हूं, तुम कोई दूसरा काम करो। वो वेटर ऐसा ही करता है।
क्योंकि वो राखी से तो झगड़ा कर नहीं सकता है। राखी वो डिश लेकर टेबल नंबर 7 पर पहुंचती है। वो तो उस लड़के के ऊपर से नजरें ही नहीं हटा पा रही थी। उस टेबल पर बैठा था समीर, जो सामने राखी को हाथ में ब्रेकफास्ट लिए कहीं खोया हुआ देखता है। वो चुटकी बजाता है राखी को होश में लाने के लिए। तो राखी अपने होश में आती है और उसे ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए कहती है, अरे यह तो तुम हो। समीर तो राखी को पहचान गया था। वैसे भी ये लड़की उसके दिमाग में पूरी छप गई थी। इसका पैर में दर्द का नाटक करना, सब कुछ अच्छे से समीर को याद था। वो कहता है, क्या तुम्हारा पैर ठीक है? तुम्हें तो मैं अब भी याद हूं। समीर धीरे से बड़बड़ता है, भला तुम्हें इतनी जल्दी भूल कौन सकता है? अभी 2 ही दिन तो हुए तुमसे मिले। राखी कहती है, मेरा पैर तो बिल्कुल ठीक है। वैसे तुम्हें मेरी इतनी याद आ रही थी कि तुम मुझसे मिलने इतनी जल्दी चले आए। यह सुनकर तो समीर का चेहरा अजीब सा बन जाता है। राखी अब उस टेबल के पास समीर के सामने बैठ जाती है और समीर को एक तक देखने लगती है। समीर को राखी का उसे ऐसे देखने पर ऑकवर्ड फील हो रहा था। वो कहता है, तुम यहां ऐसे क्यों बैठ गई? क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है? मैं तुम्हें अभी वेटर से कहकर यहां से हटवाता हूं। इससे अच्छा होगा कि तुम ही यहां से चली जाओ। राखी कहती है, क्यों ना तुम यह कोशिश करके देख लो। देखो कोई वेटर मुझे यहां से हटा पता है कि नहीं। इतना कहकर राखी मुस्कुरा रही थी। समीर समझ गया कि इस लड़की को यहां से हटाना मुश्किल है। समीर कहता है, वैसे तुम यहां वेट्रेस हो? राखी कहती है, नहीं, मैं यहां की हेड शेफ हूं। ये डिश जो तुम्हारे सामने है मैंने ही बनाया है। खाओ इसे और बताओ कि कैसा लगा। समीर को समझ आ गया कि आखिर राखी इतने कॉन्फिडेंट में यहां क्यों बैठी है। आखिर वह हेड शेफ है तो सभी वेटर तो उसके नीचे आते हैं। समीर वो डिश खाता है तो उसके दिमाग में एक झटका लगता है। वो सोचता है, वाह यार, आज से पहले तो मैं ऐसी टेस्टी डिश कभी नहीं खाई थी। मानना पड़ेगा इस लड़की के हाथों में तो जादू है। राखी ने समीर के एक्सप्रेशन को नोटिस कर लिया था, भले ही वो सिर्फ कुछ समय के लिए ही क्यों न था। राखी कहती है, तो बताओ कैसा बना है? समीर कहता है, वेल, ठीक ठाक ही बना है। राखी कहती है, फीडबैक देने के लिए थैंक यू। राखी एक वेटर को अपने पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहती है। समीर समझने की कोशिश कर रहा था, पर वो ना ही कुछ सुन पाया और ना ही कुछ समझ पाया। कुछ देर बाद वह वेटर अपने हाथ में एक डेजर्ट लेकर आता है। राखी कहती है, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, इसे टेस्ट करके मुझे फीडबैक देना। समीर कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। समीर ये ऊपर से कह रहा था, अंदर से तो उसका भी मन कर रहा था कि उस डेजर्ट को ट्राई करने का। वो राखी के हाथ का जादू तो देख ही चुका था। राखी कहती है, अरे तुम्हें इसे खाना ही होगा। क्या तुम मेरी जैसी प्यारी लड़की को मना करोगे? समीर कहता है, ठीक है, इतना कह ही रही हो तो मैं उस डेजर्ट को ट्राई कर लेता हूं। वो उस डेजर्ट को टेस्ट करता है तो वो एक अलग ही दुनिया में खो गया था। और जब वो उस दुनिया से बाहर आता है तो सोचता है, यह डेजर्ट तो मुझे राधिका के लिए भी ले जाना चाहिए। वैसे भी उसे डेजर्ट बहुत पसंद है। समीर अब पैक भी कर लेता है। राखी तो बस उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। समीर अब जा रहा था तो राखी कहती है, अरे कम से कम इस बार तो अपना नाम बता दो। समीर पीछे मुड़कर कहता है, समीर सिंह। समीर ने सोचा, क्यों ना अपना नाम इस बार भी दिया जाए। उसने उसे इतना टेस्टी डेजर्ट जो खिलाया था। राखी धीरे से कहती है, वाह, इसका नाम तो बिल्कुल इससे पर्सनालिटी से मैच करता है। ये हवा की तरह आता है और फिर चला जाता है। कितना कूल है ये। इधर लकी कबीर इंटरनेशनल रेसिंग ट्रैक पर पहुंचा था। वो आज यहां थोड़ी अपनी ड्राइविंग की प्रैक्टिस करना चाहता था। वो जब अंदर जाता है तो मैनेजर अय्यर उसे देखकर कहते हैं, सर जी, आप कितने दिनों बाद आया जी। लकी तो मैनेजर अय्यर को अजीब सी नजरों से देख रहा था। उसने तो मैनेजर अय्यर को पहचाना ही नहीं था। अगर मिस्टर अय्यर ने कुछ बोला नहीं होता तो। मैनेजर अय्यर का चेहरा कई जगह से सूजा हुआ था। आंखों के पास काले घेरे बन गए थे। लकी कहता है, मिस्टर अय्यर, यह सब आपको क्या हुआ? आपको यह छोटे कैसे लगी? मिस्टर अय्यर को पता था कि लकी उससे कुछ ऐसा ही पूछेगा। वो कहते हैं, वो बात यह है
मैं रात में गलती से रोड पर गिर गया था जी। लकी उनके चोट को देख उन्हें घूरने लगता है। उसे क्या नहीं पता था कि यह चोट गिरने की है या फिर हाथापाई के।